हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आज है ना, हम लोग कोरोटीन्स पढ़ने वाले हैं। तो कोरोटीन्स अपने आप में एक पूरी किताब है, पर हम यहाँ वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा नॉट ओनली इन राइटिंग कोड बट ऑल्सो इन योर इंटरव्यूज, क्योंकि ये इंटरव्यूज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक होता है। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आज इंक्लूड करूंगा यहाँ पे। तो आपसे बस एक चीज एक्सपेक्टेशन है कि भाई वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बीच में छूट जाएगा ना, तो फिर दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब कोरोटीन्स है ना, दो चीजों से मिलकर के बना है। पहला है को, दूसरा है रूटीन्स। को का मतलब होता है कोऑपरेटिव एंड दूसरा है रूटीन्स का मतलब होता है फंक्शंस। मतलब ऐसा हुआ कि ऐसे फंक्शंस जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। अब कैसे कोऑपरेट करते हैं और कैसे होता है ये आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब देखो, ये जो कहानी है वो शुरू होती है थ्रेड से। तो देखो, आप लोगों ने बहुत जगह सुन रखा होगा कि थ्रेड्स, कोर्स, सीपीयू। जब भी आप कोई भी पीसी खरीदो तो आप उसमें देखते हो कितने नंबर ऑफ कोर्स है, कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स है। तो एग्जैक्टली थ्रेड है क्या? तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। मतलब जब भी आप कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो एंड जो एग्जीक्यूशन का सबसे जो पाथ होता है ना, पाथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपका प्रोग्राम फॉलो करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज ए थ्रेड। मतलब मान लो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा थ्रेड है, ठीक है? ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो मान लो आपका एक थ्रेड है, इसमें आपने कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये क्या करता है, जो थ्रेड है ना, वो पाथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपका ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा है। सपोज करो आपने कोई फंक्शन लिखा और उसके अंदर है ना, आपने कुछ कुछ हैवी चीजें डाल दी। अब आपने क्या बोला एक थ्रेड को कि भाई तू इसको ले जा और इसको ले जा करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर। तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रेड्स नहीं लिखते हो, बिकॉज जो हमारा सीपीयू है ना, वो ऑलरेडी थ्रेड्स को मैनेज करता है और सारे थ्रेड्स को आपको मेन थ्रेड पे चलाता है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, सपोज करो सी प्लस प्लस जावा में आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, तो जो आप एग्जीक्यूट करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट होती है। अगर आप अभी कोई सा भी ऐप खोलोगे, इवन आपका यूट्यूब जो आपका खुला है ना, वो भी एक थ्रेड पे रन कर रही है। आप वहां पे नोटिस करना कि जब भी है ना आप पॉज करते हो, स्किप करते हो, तो उस केस में आपका जो अदर यूआई फंक्शनैलिटीज है वो हैंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, जो लोडिंग वाला फंक्शनैलिटी है वो बैकग्राउंड पे चलती है और जो आपका डिस्प्ले वाला है वो मेन पे चलता है। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, तो मजा आना चाहिए बस। तो आप लोग देख सकते हो कि हर एक ऐप एक मेन थ्रेड के साथ शुरू होता है, इवन दो आपका जो भी प्रोग्राम है वो भी एक मेन थ्रेड के साथ ही स्टार्ट होती है, जो कि पाथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अच्छा, नाउ यू कैन क्रिएट मोर थ्रेड्स टू डू वर्क इन पैरेलल। मतलब मान लो आपको कोई नेटवर्क कॉल करना हुआ है, इसके लिए आप अलग थ्रेड लगा रहे हो। फाइल रीडिंग के लिए अलग थ्रेड लगा रहे हो, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ऐप जो है वो काम करते करते रुक जाए। इसीलिए हम लोग अलग अलग थ्रेड्स का यूज करते हैं ताकि काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मान लो आपके पास में अगर एक कुक है, तो भाई वो एक ही टाइम पे एक ही खाना बना पाएगा ना। अगर मान लो दो तीन कुक चार कुक लिया है आपने, तो ये क्या करेगा, हर कोई जो है वो अलग अलग बनाएगा और अलग अलग सर्व करेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा और काम भी आपका फास्ट होगा। तो दैट इज बेसिकली योर थ्रेड्स। नेक्स्ट आ यार कि कोर और थ्रेड्स में ऐसा सिमिलैरिटीज क्या है। कोर, सीपीयू कोर और थ्रेड्स में सिमिलैरिटी ये है कि वन कोर इज इक्वल्स टू वन थ्रेड होता है। मतलब अगर आपका 16 कोर का सीपीयू है तो मतलब 16 थ्रेड्स होंगे बस। क्या हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते? आंसर इज नो, आप कर सकते हो। मतलब एक टाइम पे आपका जो सीपीयू है वो बहुत सारे थ्रेड्स को रिलीज करता है, बहुत सारे थ्रेड्स को बनाता है। अब ये सारे थ्रेड्स जो है वो कंकरेंटली मैनेज होते हैं। तो अभी आपको एक वर्ड बार बार सुनाई दे रहा होगा, कंकरेंट। इसको भी अभी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो ऐसा ही होता है कि जब आप लोग थ्रेड्स का यूज करते हो एंड अगर मान लो 16 कोर का सीपीयू है ना, तो क्या होता है कि उस केस में थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंकरेंटली बिहेव करते हैं, मैनेज करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हर एक थ्रेड को क्या चाहिए, इसका एक खुद का मेमोरी स्टैक। मतलब आप अगर पढ़े होगे ना पहले ओएस में, तो हर एक मेमोरी स्टैक बनता है और हर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है। हर एक थ्रेड को अपनी अपनी मेमोरी स्टैक चाहिए होगी, जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्स लेती है। नेक्स्ट है ओएस शेड्यूलिंग। मतलब जो ओएस है वो अपने लेवल पे से मैनेज करता है। तो अगर ये अपने लेवल पे मैनेज करेगा, दैट मीन्स कि वो जो है वो रिसोर्सेज का कंजप्शन बहुत ज्यादा करेगा। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम लोग कोरोटिन्स में भी पढ़ेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है कि एग्जैक्टली मान लो अगर अभी आपका मेन थ्रेड पे चल रहा है ना, ये मेन थ्रेड पे है, तो आपको इसको अगर मान लो बैकग्राउंड थ्रेड पे करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना। मतलब आप मेन से बैकग्राउंड पे जा रहे हो, दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये हमारा कोरोटीन में भी होता है। नेक्स्ट है कॉस्टली क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। अगेन मैंने वही बोला, देखो हर एक जो थ्रेड है ना, उसकी जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मेगाबाइट्स होती है इन केस ऑफ जावा। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नहीं पता, बट इन केस ऑफ जावा 2 मेगाबाइट्स होती है।
तो इसको बनाना और सभी को मैनेज करना, सोचो कितना ज्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन यहाँ पे है। ये सारी चीजें होने के बाद तो इनसे डील करने के लिए है ना कोरोटीन्स आया। एंड कोरोटीन्स इतने ज्यादा हल्के हैं, इतनी ज्यादा लाइट वेट है। मान लो अगर आपने ऐसा 100 थ्रेड्स बनाया है, साथ में 100 कोरोटीन्स बनाया, आपको पता है कि कंप्यूटर और सीपीयू पे लोड किस पे कम आएगा? 100 कोरोटीन्स पे। कैसे, ये अभी आगे आपको समझ में आएगा। आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि थ्रेड्स इज लाइक वर्कर्स विच हु ईच नीड ए फुल डेस्क, मतलब समझ लो वो सरकारी कर्मचारी जिसको यार सब कुछ चाहिए फिर भी वो काम बहुत स्लो करेगा। तो दैट इज ए थ्रेड। और कोरोटीन्स मतलब वो प्राइवेट कॉर्पोरेट लोग जो कि एक चेयर को पकड़ेंगे, उसको करेंगे, फिर दूसरा आकर के इसी चेयर पे बैठेगा, जितने देर में इसका काम हो रहा है तब तक ये अपना काम करेगा और फिर निकल जाएगा। तो ये होता है कोरोटीन। ओके बॉयज, अब आज यार फाइनली अपन पढ़ेंगे कोरोटीन्स के बारे में। तो आप लोगों को भी बताया कि थ्रेड्स में क्या प्रॉब्लम्स थी। पहला, वो रिसोर्स बहुत यूटिलाइज कर रहे थे। दूसरा, हर एक का अपना मेमोरी स्टैक था। और तीसरा, वो हम लोग ज्यादा थ्रेड्स को नहीं बना सकते, नहीं तो रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसीलिए इन सबको ध्यान रखते हुए कोरोटीन्स को रिलीज किया गया। तो कोरोटीन्स हम कोटलिन में पढ़ते हैं। अगर मान लो आप गो पढ़ रहे हो, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, तो उस केस में गो रूटीन्स होता है। तो हर एक का अपना अपना तरीका है, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना तरीका है कंकरेंसी अचीव करने का। जावा में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, जावा में हमारे पास में ओनली थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कोरोटीन्स। व्हाट इज अ कंकरेंसी? देखो, कोई भी टास्क अगर आप पैरेलली करते हो ना, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी। जैसे मान लो अगर आपका रिमोट जॉब है तो आप क्या करोगे, मम्मी के लिए सब्जी भी लेकर के आओगे एंड साथ में आप अपना टास्क भी पूरा करोगे। तो इन दो चीजों को आप जो मैनेज करते हो उसको हम लोग कहते हैं कंकरेंसी। ठीक है, तो यही था छोटा सा टॉपिक विच इज कंकरेंसी। अब आपको समझ में आ गया है कि ये क्या होता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज ए कोरोटीन? अ कोरोटीन इज ए सस्पेंडेबल कंप्यूटेशन। ध्यान से समझना इस वर्ड को, सस्पेंडेबल कंप्यूटेशन। अ यूनिट ऑफ वर्क दैट कैन बी पॉज्ड और सस्पेंडेड एंड लेटर रिज्यूम्ड विदाउट ब्लॉकिंग ए थ्रेड। अभी तक क्या होता था, सपोज करो जावा में जब आप कोई भी हैवी कंप्यूटेशन करते थे, सपोज करो ये थ्रेड नंबर ए है, ये एक प्रोसेस ऑफ एक पाथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसपे आपकी प्रोग्राम रन करेगी। और इस पे कोई भी मान लो एक हैवी कंप्यूटेशन आ गई, मतलब कुछ हैवी कैलकुलेशंस करने हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो थ्रेड नंबर ए है ना वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। मतलब दिस थ्रेड नाउ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर प्रोसेस। ये इसी जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये जो थ्रेड है वो यहाँ से रिलीज नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ कंकरेंसी क्या होता है कि जैसे मान लो ये मेरा नंबर ए नंबर थ्रेड है और यहाँ पे कोई मेरा प्रोसेस गया विच इज अ हैवी कंप्यूटेशन। तो क्या होता है कि जैसे ये थ्रेड नंबर ए है और इसको एक हैवी कंप्यूटेशन वाली टास्क मिलती है, इसमें ये क्या करता है, ये जो थ्रेड है ये इसको स्लीप स्टेट पे भेज देता है। मैं ऐसे बता रहा हूँ स्लीप स्टेट, एग्जैक्टली स्लीप नहीं होती है। ऐसा समझ सकते हो कि जब भी कोई हैवी कंपटीशन आती है तो जो मेरा फंक्शन है वो स्लीप स्टेट पे चला जाता है और ये थ्रेड यहाँ से रिलीज हो जाती है। मतलब समझा नहीं? देखो, मान लो कि अभी ये जो आपको वर्ड दिख रहा है सस्पेंडेबल, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जब भी आपका कोई भी फंक्शन होता है ना, जैसे मान लो आपने लिखा सस्पेंड एंड फंक्शन। देखो, जब भी हम लोग कोरोटीन्स पे काम करते हैं हम लोग सस्पेंड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब यही वो चीज है जिससे ये हमें पता चलता है कि कोई फंक्शन क्या सो सकता है, स्लीप स्टेट पे जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन को सस्पेंड के साथ लिखते हो दैट मीन्स आप उसको स्पेशली बता रहे हो ये फंक्शन जो है वो स्लीप स्टेट पे जा सकती है। अभी कमिंग बैक टू दिस, कि मान लो जो मेरा प्रोसेस था वो हैवी वाला कंप्यूटेशन वो चल रहा था एंड ये एक सस्पेंड फंक्शन था। तो क्या हुआ, जो ए नंबर थ्रेड था वो तो रिलीज हो गया यहाँ से। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा अपने इसने अपना टास्क कर लिया और इसका कोई रिजल्ट आ चुका है। उस केस में क्या होगा, अब ये अपना रिजल्ट रिटर्न करेगा कैसे, क्योंकि इसके पास कोई थ्रेड तो बचा नहीं है। तो ये क्या करता है, मान लो कोई और थ्रेड जो फ्री है वो इसको कैच करता है और उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोसेस इसको, मान लो ये बी नंबर थ्रेड है तो इसको अपना आंसर्स प्रोवाइड करता है जो भी उसका कंप्यूटेशन करने के बाद रिजल्ट आया है। तो अब ए का क्या हुआ, ए जो है वो किसी और टास्क में इन्वॉल्व हो गया। मान लो कोई हैवी कंप्यूटेशन नंबर सी हो रही है और इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो दिस गोज इनटू योर सी। तो ये थ्रेड, मान लो ए वाला जो थ्रेड था, अब ये इस पे काम करना शुरू कर देता है। तो वही मैं भी समझा रहा हूँ एकदम समझना कि अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग थ्रेड को ब्लॉक कर रहे थे, बट इन केस ऑफ कोरोटीन्स हम थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते, हम एक्चुअली सस्पेंड करते हैं चीजों को। तो क्या होता है
अभी जैसा कि मैंने बताया कि मान लो अगर कोई भी हैवी प्रोसेस है और ये थ्रेड इधर से चल रही है, अगर यहाँ पे ये फंक्शन सस्पेंडेबल है और ये हैवी कंपटीशन कर रही है, तो इस केस में ये थ्रेड यहाँ से रिलीज हो जाएगा और होने के बाद ये थ्रेड किसी दूसरे टास्क पर चला जाएगा जिसको अभी इसकी रिक्वायरमेंट है, और इस ये क्या होगा, ये स्लीप स्टेट में चला जाएगा फॉर दी कैलकुलेशंस। एक बार ये अपना कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद कोई भी जो अवेलेबल थ्रेड होगा वो इस यहाँ पे आएगा, इसको कैच करेगा और रिजल्ट अपना रिटर्न कर देगा। तो ये होता है हमारा कोरोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट आ जाओ, विच इज सस्पेंडिंग फंक्शंस। अब सस्पेंडिंग फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कोरोटीन बेस्ड प्रोग्रामिंग इन दिस द सस्पेंडिंग फंक्शन मार्क्ड विद सस्पेंड कीवर्ड। तो जब भी मान लो, अगर मान लो आपने लिखा फंक्शन ऐड एंड जिसमें आपने ए कॉमा बी लिए हो एंड इसके अंदर कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हो, लेकिन द मोमेंट आप इसको सस्पेंड लिखते हो तो हम ये बताते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, अब ये आराम से स्लीप स्टेट पे जा सकता है और हैवी कंपटीशन कर सकता है। और ये जो फंक्शन आप कॉल कहाँ से करोगे, तो ये कॉल करने का बहुत सारा तरीका होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्कोप एंड स्ट्रक्चरल कंकरेंसी। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे स्कोप, पहले तो स्कोप क्या होता है, सी जब भी आपको, जैसे मैंने बोला कि सस्पेंड फंक्शन ऐड, तो अभी भाई क्या हुआ, सस्पेंड फंक्शन ऐड में क्या हुआ एग्जैक्टली आपने यहाँ पे कोई कंप्यूटेशन करी, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है अब आप इसको कॉल कहाँ से करोगे, ये हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा है कि आप इसको कॉल करोगे कहाँ से। बिकॉज अगर आप ऐसे देखो कि कोई भी आप अगर फंक्शन पे डायरेक्टली इसको कॉल करोगे ना, सपोज करो ऐड मैंने फंक्शन पे कॉल कर दिया, तो यहाँ पे ये एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा बिकॉज देखो आपने इसी फंक्शन को सस्पेंड कर रखा है, मतलब आपने एक्सप्लिसिटली बोल चुके हो कि ये फंक्शन जो है वो अब स्लीप स्टेट में जा सकता है, ये हैवी कंप्यूटेशन करने के लिए रेडी है। लेकिन आप जब तक ये नहीं बताओगे कि वो रन किसके अंदर करेगा, तब तक जो है वो इसका कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सीखते हैं स्कोप। जैसे मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपका स्कोप है कि आपको जॉब लेनी है, उसके लिए आप मेहनत करते हो, आप उसके लिए वहां पे हाथ पैर मारते हो, जॉब लेते हो, दैट इज योर स्कोप। यहाँ पे भी वही है कि यार आपको है ना किसी स्कोप के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा अभी और थोड़ा समझाते तो आपको समझ में आएगा। आप इधर पे देखोगे ना, हमारे पास में कोरोटीन एंड सुपरवाइजर, दो अलग टाइप के स्कोप होते हैं, कोरोटीन स्कोप एंड सुपरवाइजर स्कोप। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि स्ट्रक्चर्ड अप कंकरेंसी देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी है इसका क्या मतलब, अभी आपको सब चीजों का मतलब समझ में आएगा। पहले देखते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है। तो देखो जब भी आप क्या करते हो, कोई भी कोरोटीन को स्टार्ट करते हो और उसका एक स्कोप डिफाइन करते हो। स्कोप का मतलब, जैसे मान लो आपने किया कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च, तो जैसे आप करते हो ना कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च, मतलब आप उस पर्टिकुलर कोरोटीन को, आप उस पर्टिकुलर सस्पेंड फंक्शन को एक स्कोप के अंदर रन कर रहे हो एंड दैट इज ए कोरोटीन स्कोप। अब यहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करोगे, ये जो स्कोप है वो मल्टीपल थ्रेड्स, मतलब पूल ऑफ थ्रेड्स कंटेन करती है, पूल ऑफ थ्रेड्स। ये जो स्कोप है वो पूल ऑफ थ्रेड्स कंटेन करती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी हैवी कंपटीशन वाला फंक्शन रन करते हो तो क्या होता है, तो ये पूल ऑफ थ्रेड से मान लो यहाँ से एक थ्रेड आया इसको रन करने के लिए, अब क्या हुआ, मान लो हैवी कंपटीशन में चला गया, तो जो ए नंबर का थ्रेड था वो अब यहाँ पे रुकेगा नहीं, नाउ दिस विल बी रिलीज्ड। और ये जब तक पूरा रिजल्ट नहीं लेकर के आएगा तब तक कोई दूसरा यहाँ पे थ्रेड नहीं आएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो ये मेरा मेन थ्रेड है, तो इसके अंदर वेरियस कोरोटीन्स है, तो ये क्या करता है एक एक करके आता है एंड देन इसको किसी को रिजॉल्व करता है, रिजॉल्व करने के बाद ये उस प्रोसेस को वापस से कंटिन्यू करता है। तो दैट इज एक्चुअली अ कोरोटीन स्कोप। अब देखो क्या होता है ना, हमारे पास में कोरोटीन स्कोप और सुपरवाइजर दो अलग अलग स्कोप होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपका मान लो ये आपने लिखा कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च एंड है ना, आपने यहाँ पे कुछ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपने सपोज करो कि यहाँ पे लिखा आपने कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च, आपने दो यहाँ पर सस्पेंड फंक्शंस बनाए हैं, सपोज करो सस्पेंड फंक्शन ए, सस्पेंड फंक्शन बी। अब ए को, ये मेरा हो गया पेरेंट, जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर में लिखा है वो हमारा है पेरेंट, एंड जो नीचे उसके अंदर है दैट इज कॉल्ड ए चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड ए चाइल्ड। सो दिस इज ए पेरेंट एंड दिस इज ए चाइल्ड। ये क्या हुआ कि देखो ये जो मेरा पेरेंट है, ये क्या हुआ, ये तो पेरेंट बन गया। अब जो चाइल्ड है हमारा वो क्या हुआ, कोरोटीन स्कोप के अंदर चला गया। सो दिस इज माई पेरेंट
और उसके अंदर एक और कोरोटीन स्कोप डिफाइन करी, एंड दैट इज माई चिल्ड्रन। वैसे समझ लो कि ये मेरा ट्री है ना, तो ट्री के अंदर क्या हुआ, ब्रांच हुए, इस ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो सकते हैं। सिमिलरली आपका अगर मान लो एक स्कोप आपने रन कर रहे हो, तो दैट इज ए कोरोटीन स्कोप, दिस इज ए कोरोटीन स्कोप। अब उसके अंदर आप एक और कोरोटीन स्कोप डिफाइन करते हो, मीन्स कि वो एक चाइल्ड कोरोटीन है, करेक्ट। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है भाई कोरोटीन स्कोप और सुपरवाइजर स्कोप में, ये बता दो। ठीक है, तो आपको अभी तक समझ में आया कि कोरोटीन स्कोप मतलब हम जब भी हमें सस्पेंड फंक्शंस को रन करना होगा या किसी भी कोरोटीन को रन करना होगा, तो उसके लिए हम लोग एक स्कोप का यूज करते हैं, दैट स्कोप इज ए कोरोटीन स्कोप। सो अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं कि कोरोटीन स्कोप और सुपरवाइजर स्कोप क्या होते हैं। तो कोई ये जो दोनों स्कोप्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इंटरव्यूज में रेगुलर पूछा जाता है कि कोरोटीन स्कोप और सुपरवाइजर स्कोप के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अभी जो मैंने आपको पेरेंट और चाइल्ड वाली रिलेशनशिप बताई थी, इसमें क्या होता है कि मान लो अभी जो दूसरा कोरोटीन स्कोप जो है, इसके अंदर कोई एक चाइल्ड है और सपोज करो यहाँ पे कोई फंक्शन चल रही है और कहीं से ये फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाती है, मतलब रन नहीं करती है, कुछ एरर आ जाता है, तो क्या होगा, ये स्कोप पूरा का पूरा कैंसल हो जाता है, मतलब चलना ही बंद हो जाता है। और एक बार ये चलना बंद हो गया तो इसके ऊपर वाला भी चलना बंद हो जाएगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि पूरी कोरोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सिर्फ जो रिजल्ट आएगा वो एक एरर आएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि ये मेरा पेरेंट था, ये मेरा चाइल्ड था, चाइल्ड ने कुछ गड़बड़ किया तो भाई पेरेंट भी बर्बाद। तो ये हो गया अपना कोरोटीन स्कोप। और सुपरवाइजर स्कोप का क्या मतलब होता है, सुपरवाइजर स्कोप का मतलब होता है कि मान लो अपने कोई यहाँ पे सपोज करो दिस इज कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च, और इधर पे आपने लिखा सुपरवाइजर स्कोप डॉट लॉन्च। तो इसके अंदर क्या होगा, जब भी आपको कोई भी एरर आएगा अंदर, मान लो कोई फंक्शन रन कर रहे हो और आपको कोई एरर आया, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये वाली कोरोटीन डिस्ट्रॉय होगी, बाकी जो ऊपर वाली कोरोटीन्स है वो वैसे का वैसे ही चलेगी। तो आपका आंसर में से बोलना है कि जो हमारा पेरेंट और चाइल्ड वाला रिलेशनशिप होता है उसमें सुपरवाइजर स्कोप लगाने पे ओनली द चिल्ड्रन गेट डिस्ट्रॉयड बट पेरेंट स्टिल सेफ, एंड सिम दैट इज नॉट द केस फॉर कोरोटीन स्कोप। इसमें क्या होता है कि अगर आपका चिल्ड्रन डिस्ट्रॉय होता है तो पूरी पेरेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोरोटीन स्कोप एंड ए सुपरवाइजर स्कोप। बाकी यहाँ पे और भी चीजें होती है, जैसे लाइफ टाइम हो गया, डिस्पैचर्स हो गया, एक्सेट्रा, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हो यार कि हम लोग कोरोटीन लॉन्च कैसे करते हैं। सपोज करो कि आपने कोरोटीन को जैसे बोला ना कोरोटीन स्कोप, तो मैंने एक स्कोप पहले डिफाइन कर दिया, पर अब इसको लॉन्च भी तो करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, तो दीज आर वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स। पहला है लॉन्च, असिंक, देन रन ब्लॉकिंग एंड विद कॉन्टेक्स्ट। अब देखो इसमें से ना इंटरव्यू में ये दो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि लॉन्च और असिंक के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एकदम ध्यान से समझना। लॉन्च का क्या मतलब होता है कि जब आपने कोई टास्क किया, मान लो आपने कोई टास्क दिया कोरोटीन को करने के लिए, लेकिन आप उससे कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, दैट इज बेसिकली लॉन्च। जब आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ध्यान से समझना मेरी बात को, रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, दैट इज ए लॉन्च। एंड व्हाट इज एसिंक, एसिंक का मतलब होता है कि ये हमें रिजल्ट के लिए वेट करनी पड़ेगी। तो मान लो आपने कोई कोरोटीन स्टार्ट किया और उसके अंदर एक फंक्शन लिख दिया, पर ये जो फंक्शन है जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये कोरोटीन खत्म नहीं होगी, नहीं फिनिश होगी, एंड दैट इज कॉल्ड ए असिंक। तो लॉन्च में क्या होता है कि ये इसको हम कई बार फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे रिजल्ट के लिए वेट नहीं करते हैं, मतलब आप फंक्शन को रन कर दो, जो होना है वो हो जाएगा। बट इन केस ऑफ असिंक हम लोग है ना वेट करते हैं रिजल्ट्स के लिए, कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो दैट इज ए असिंक। नेक्स्ट है रन ब्लॉकिंग। तो रन ब्लॉकिंग का क्या मतलब है, देखो क्या होता है ना कि अभी मैंने बोला कि आपको सस्पेंड फंक्शंस लिखना पड़ता है, सस्पेंड फंक्शन लिखना पड़ेगा किसी भी कोरोटीन स्कोप के अंदर चलाने के लिए, आपको उसको रन करने के लिए उस फंक्शन को आपको उसको सस्पेंड बनाना पड़ेगा। बट द थिंग इज, अगर मान लो कोई ऑलरेडी फंक्शंस लिखा है और वो सस्पेंड में नहीं है, तो उस केस में आप कैसे करोगे, देन एट दैट टाइम हम रन ब्लॉकिंग यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, सपोज करो आपने बनाया फंक्शन एंड ऐड कुछ, आपने यहाँ पे हैवी कंपटीशन कर रहे हो। अब रन ब्लॉकिंग क्या करता है, जैसे ही आप यहाँ पे रन ब्लॉकिंग करोगे ना, ये क्या करता है, जो जिस थ्रेड पे ये चल रहा था, सपोज करो कोई ए थ्रेड था जिस पे ये ऐड फंक्शन चल रहा था, तो ये क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा और वहां पे फिर कोरोटीन को स्टार्ट कर देगा।
मतलब ये जो आप रन ब्लॉकिंग वाला चीज देख रहे हो, ये क्या करता है एग्जैक्टली कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस है, जब भी आपको कोई फंक्शन सस्पेंडेड नहीं होता है बट फिर भी आपको कोरूटीन यूज करना है बिकॉज हमें उसे बैकग्राउंड पे एग्जीक्यूट करनी है, तो उस केस में हम रन ब्लॉकिंग का यूज करते हैं। बाकी इसका और भी इंफॉर्मेशन उसको इसके डॉक्स पे मिल जाएगी यार, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विद कॉन्टेक्स्ट। विद कॉन्टेक्स्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच करनी होती है। मतलब जैसे सपोज करो कि मेन थ्रेड पे ना आप कोई फंक्शन को रन कर रहे हो, नाउ यू हैव टू स्विच कॉन्टेक्स्ट टू बैकग्राउंड थ्रेड। उस केस में आप इसको कैसे करते हो, यूजिंग विथ कॉन्टेक्स्ट। विथ कॉन्टेक्स्ट एंड इसी के अंदर आता है हमारा डिस्पैचर्स। अब डिस्पैचर भी एक अपने में ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्पैचर्स का मतलब होता है, अभी आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे डिस्पैचर्स एंड थ्रेडिंग, तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि अगर हमें कोई भी फंक्शन को रन करना हुआ जो कि हैवी कंप्यूट कर रही है, तो हम उसे सस्पेंड बना सकते हैं और उसके बाद एक स्कोप डिफाइन करेंगे और स्कोप के बाद हम उसको लॉन्च कर देंगे। अभी तक हमने यही सीखा है। अब जब ये हो चुका है तो अब इसको लॉन्च करने के ना अलग अलग थ्रेड्स होते हैं और वो हम डिफाइन करते हैं यूजिंग डिस्पैचर्स। तो डिस्पैचर्स में अलग अलग होती हैं, जैसे हो गया मेरा डिफॉल्ट, एक मेन, एक अनकन्फाइंड एंड एक आयो। अब आयो से तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ बैकग्राउंड का ही लेना देना होगा। मतलब जब भी आप आयो डिस्पैचर्स डॉट आयो लिखते हो, मीन्स वो जो एग्जीक्यूशन होगी वो आयो थ्रेड पे चली जाएगी। मेन पे आप लिखोगे तो दिस एक्चुअली गोज इनटू द मेन थ्रेड एंड उसके बाद आएगा हमारा डिस्पैचर्स डॉट डिफॉल्ट। डिस्पैचर्स डॉट डिफॉल्ट तब होता है जब आप मान लो सीपीयू पे कोई हैवी टास्किंग करने वाले हो, हैवी कंप्यूटेशन करने वाले हो, तब हम यूज करते हैं डिस्पैचर्स डॉट डिफॉल्ट। और जब आप इसको ऐसे लिखते हो ना, कोरोटीन स्कोप डॉट लॉन्च, देखो मैंने लिखा डॉट एंड लॉन्च, तो जैसे मैंने लॉन्च किया तो यहाँ पे जो भी अंदर काम हो रहा है वो किस थ्रेड पे हो रहा है, तो वो डिफॉल्ट थ्रेड पे हो रहा है। जब तक आपने यहाँ पे डिस्पैचर्स डॉट यहाँ कुछ डिफाइन नहीं किया है तब तक ये डिफॉल्ट पे ही चलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट अपना डिस्पैचर्स डॉट अनकन्फाइंड। जब आप ऐसा होता है कि आप अनश्योर होते हो कि यार किस थ्रेड पे चलना चाहिए, तो उस केस में आप अनकन्फाइंड डिफाइन करते हो। तो ये हो गया मेरे चार ऐसा डिफरेंट डिफरेंट डिस्पैचर्स। मतलब कि आप चार कौन कौन से मेन थ्रेड्स है जिसपे आप चला सकते हो। जैसे डिफॉल्ट थ्रेड हो गया, मेन हो गया, फिर आयो हो गया एंड अनकन्फाइंड हो गया। दैट इज कॉल्ड ए डिस्पैचर्स। ओके, तो हमारा अभी तक जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हो गया। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे एंड इस एग्जाम्पल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सस्पेंड फंक्शन। आपको जैसा कि बताया था कि कोई भी अगर फंक्शन को आपको बैकग्राउंड पे चलाना है या फिर आपको उसको सुलाना है या स्लीप स्टेट पे डालना है, तो दैट इज वी डू इट यूजिंग द सस्पेंड फंक्शन। और सबसे पहले हमारे पास में फैच यूजर। अब देखो फैच यूजर जो है ना वो एक ऐसी फंक्शन है जिसमें को टाइम लग सकती है, बिकॉज डेटाबेस से अगर वो निकालता है तो उस केस में उसको टाइम लग सकता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सस्पेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक डिले दिया है विच इज ऑफ 1 सेकेंड। तो ये क्या है कि जब भी आप कोरोटीन स्कोप के अंदर मान लो आपको कुछ डिले चाहिए होता है, 1 सेकेंड का डिले, 2 सेकेंड का डिले, उस केस में अपन 1000 डेल 2000 डेल जो कि मिली सेकेंड्स में होता है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है सस्पेंड फंक्शन। अब ये क्या करता है, सिमुलेट नेटवर्क और आयो सस्पेंड बट डज नॉट ब्लॉक। ये क्या करेगा कि जब भी आप इसको स्कोप के अंदर डालोगे ना तो ये रन तो कर जाएगा और साथ ही साथ ये स्लीप स्टेट पे चला जाएगा और ये थ्रेड को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेगी और सिंपली हमें रिटर्न कर देगा जो भी यूजर होगा। अब जैसे मान लो सस्पेंड फंक्शन मेन एंड नाउ वी आर यूजिंग द कोरोटीन स्कोप। देखो क्या यूज कर रहे हैं, कोरोटीन स्कोप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से डिफाइन किया कि चलो अब ये जो मेरा फंक्शन है वो कोरोटीन स्कोप के अंदर चलेगा। और सबसे पहले लिखा यूजर डिफर्ड ऑफ इज इक्वल्स टू असिंक एंड दिस इज फेच यूजर। देख रहे हो, तो हमने क्या किया, असिंक पहले स्टार्ट किया। सबसे पहले तो स्कोप डिफाइन किया और उसके अंदर असिंक यूज किया और उसके में लिखा है कि फेच यूजर। मतलब हम यहाँ पे एक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं विच इज असिंक। मतलब हम कुछ रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तभी आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया डूइंग अदर वर्क वाइल यूजर लोड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो थ्रेड था ना वो यहाँ से रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद वो किसी और प्रोसेस में लग गया जब तक कि यहाँ पे रिजल्ट हमें नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आया है वैल यूजर इज इक्वल टू यूजर डिफर्ड डॉट अवेट। तो क्या होता है कि जब असिंक हम यूज करते हैं तो हमें एक डिफर्ड ऑब्जेक्ट मिलती है। मतलब कि उसमें हमारा बहुत सारी चीजें कंटेन होती है, जैसे रिजल्ट हो गया, एरर हो गया, एटसेट्रा।
तो हम यहाँ पे सिंपली अवेट करते हैं। तो अवेट करने से क्या होगा, जो भी हम अपना रिजल्ट है ना उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से वो चीज़ आता है कि आप जो असिंक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि असिंक फंक्शन में हम लोग रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो इसी जगह से करते हैं कि वैल यूजर इज इक्वल टू यूजर डिफर्ड डॉट अवेट। मतलब जब तक हमें रिजल्ट ना मिल जाए तब तक ये प्रिंट नहीं होगा। सो द मोमेंट हमें यूजर वहां से रिटर्न हो गया इधर रिजल्ट या फिर एरर, तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट एलन हो जाएगा यूजर इज यूजर। ओके, अब फटाफट से कंक्लूजन देख लेते हैं और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। पहले हमने बोला कोरोटीन। तो व्हाट इज अ कोरोटीन? इट इज नथिंग बट ए सस्पेंडेबल कंप्यूटेशन, सस्पेंडेबल एंड कंप्यूटेशन। तो सस्पेंडेबल कंप्यूटेशन, अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई सा भी कोरोटीन रन करना होता है तो आप क्या करते हो, सिंपली कोई भी फंक्शन को आप सस्पेंड डिफाइन करते हो और सस्पेंड करने के बाद आप इसको रन करते हो। तो उसको जब भी आप यहाँ पे रन करोगे तो एक थ्रेड आएगा और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट कर देगा। अगर ये हैवी कंप्यूटेशन में जाती है और सस्पेंड डिफाइन है तो ये यहाँ से निकल जाएगा और इसको स्लीप स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही इसका कोई रिजल्ट आता है कोई दूसरा थ्रेड इसको कैच करेगा और वहां से रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोरोटीन। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्कोप्स क्या होते हैं। इसको रन करने के लिए एक पूल ऑफ थ्रेड्स चाहिए होते हैं, तो जो कि एक स्कोप के अंदर हमें मिलता है कि ये कौन से स्कोप के अंदर चलेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कोप का। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्पैचर्स क्या होते हैं। डिस्पैचर्स मतलब आपको किस थ्रेड पे रन करना है उसके लिए हम लोग डिस्पैचर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टेक्स्ट कैसे स्विच करते हैं, दैट इज विथ कॉन्टेक्स्ट। कैसे हम लोग यहाँ पे विथ कॉन्टेक्स्ट में डिस्पैचर्स का यूज करके और फिर हम लोग अलग अलग थ्रेड्स में उसको रन करते हैं। ठीक है, जैसे डिस्पैचर्स डॉट आई ओ, डिस्पैचर्स डॉट मेन। तो इसका जब हम लोग कोड लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अलग अलग टाइप ऑफ लॉन्च कैसे कर सकते हैं कोरोटीन को, जैसे लॉन्च हो गया, असिंक हो गया, देन हमारे पास में रन ब्लॉकिंग हो गया एंड विथ कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने कोरोटीन को लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने कुछ डिस्कस भी किया कि इंटरव्यू के पॉइंट से कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।